यूएस, इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस जंग में जब ईरान ने एक पावरफुल यूएस फाइटर जेट को मार गिराया तो सिर्फ एक प्लेन नहीं गिरा था, यूएस की इज्जत दांव पर लगी थी। उस जेट में मौजूद 2 पायलट्स दुश्मन के इलाके में फंस चुके थे और उन्हें बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी हिस्ट्री का सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे मौत के बीच से उन दोनों को वापस निकाला गया। F-15 फाइटर जेट ईरान के बॉर्डर के पास पहाड़ी इलाके में अपना मिशन पूरा कर रहा था। यह फाइटर जेट लो एल्टीट्यूड पर अटैक रन कर रहा था, तभी ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे रेडार पर पकड़ लिया। रेडार लॉक होने के बाद तुरंत सरफेस टू एयर मिसाइल फायर की गई। पायलट ने सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बचने की कोशिश की, जैसे जेट को जिगजैग चलाना और फ्लेयर्स छोड़ना ताकि मिसाइल कंफ्यूज हो सके, लेकिन मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने में सक्सेसफुल रही। हिट होने के बाद जेट का कंट्रोल सिस्टम फेल होने लगा और जेट तेजी से नीचे गिरने लगा। इस क्रिटिकल सिचुएशन में पायलट ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए एजेक्ट कमांड दिया। दोनों क्रू मेंबर्स ने अपनी एजेक्शन सीट ऑन की और फाइटर जेट से बाहर निकल गए। लैंडिंग के बाद दोनों अलग अलग लोकेशंस पर गिरे। पायलट एक ऐसे एरिया में लैंड हुआ जो थोड़ा एक्सेसिबल था और वहां से बचाना यूएस के लिए आसान था, जबकि WSO काफी दूर एक सुनसान पहाड़ी और जंगल जैसे इलाके में लैंड हुआ। इस वजह से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। F-15 फाइटर जेट में 2 लोग होते हैं और दोनों का रोल अलग अलग होता है। इसी वजह से इसे 2 सीट फाइटर भी कहा जाता है। फ्रंट सीट में पायलट होता है जो जेट कंट्रोल करता है और फाइट सिचुएशन हैंडल करता है, और बैक सीट पर WSO यानी वेपन सिस्टम ऑफिसर, जिसका काम रेडार और टारगेटिंग सिस्टम्स को कंट्रोल करना, एनिमी टारगेट्स आइडेंटिफाई करना, वेपन्स और सिस्टम्स हैंडल करना होता है। इस सिचुएशन का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि दुश्मन के इलाके में लैंड करने के बाद जिंदा बचना और छुपना सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। अब उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ बचना नहीं बल्कि दुश्मन की फौज से अपनी लोकेशन सिक्योर रखना होता है जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ना हो जाए। जेट क्रैश होने के बाद सिचुएशन सिर्फ फौज तक लिमिटेड नहीं रही बल्कि आम लोगों तक भी फैल गई। ईरानियन मीडिया और लोकल टीवी चैनल्स पर अनाउंस किया गया कि एक अमेरिकन फाइटर जेट गिरा दिया गया है और जो भी पायलट को जिंदा पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इनाम की वैल्यू लगभग $60,000 तक बताई गई है। इस अनाउंसमेंट के बाद ग्राउंड सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो गई। सिर्फ ईरानियन मिलिट्री ही नहीं बल्कि लोकल सिविलियंस और कुछ ट्राइबल लोग भी सर्च ऑपरेशन में इन्वॉल्व होने लगे। क्रैश साइट के आसपास लोग जमा होने लगे और कई लोग पायलट को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह की सिचुएशन गिरे हुए पायलट के लिए सबसे रिस्की होती है, क्योंकि अब उसे सिर्फ मिलिट्री फोर्सेस से ही नहीं बल्कि अननोन सिविलियंस से भी बचना पड़ता है। इसी वजह से छुपना, सोच समझकर चलना और बातचीत में सावधानी उसके जिंदा बचने के सबसे जरूरी फैक्टर्स बन जाते हैं। जैसे ही F-15 क्रैश होने की कंफर्मेशन मिली, यूएस मिलिट्री कम्युनिकेशन नेटवर्क पर एक क्रिटिकल मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ। ड्यूड 44 डाउन इनसाइड ईरान। यह एक आम मैसेज नहीं होता। इसका मतलब होता है कि अमेरिकन क्रू दुश्मन के इलाके के अंदर गिर चुका है। इसके तुरंत बाद यूएस ने अपना कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू प्रोटोकॉल शुरू कर दिया। यह एक हाईली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है जो स्पेशली इसी सिचुएशन के लिए डिजाइन किया गया है, यानी गिरे हुए पायलट को दुश्मन के इलाके से निकालना। सबसे पहले एयर सपोर्ट तैयार किया गया। फाइटर जेट्स को भेजा गया ताकि वो रेस्क्यू एरिया के ऊपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। ये जेट्स एक तरह की शील्ड का काम करते हैं जिससे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स बिना किसी खतरे के एंट्री ले सके। फिर रेस्क्यू के खास हथियार एक्टिव हुए जो खास तौर पर लड़ाई के बीच रेस्क्यू करने के लिए बनाए गए हैं। इनका काम होता है कि जमीन पर उतरकर पायलट को पिकअप करना। इन हेलीकॉप्टर्स को सपोर्ट देने के लिए एक और एयरक्राफ्ट को भी भेजा गया जो हवा में रिफ्यूलिंग का काम करता है, ताकि हेलीकॉप्टर्स और रेस्क्यू एयरक्राफ्ट ज्यादा देर तक उस इलाके में रुके रह सके। साथ ही पैरा रेस्क्यू टीम्स को भी उतारा गया। ये वो माहिर फौजी होते हैं जो सीधा जमीन पर जाकर पायलट्स को निकालते हैं। इसके अलावा स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स को भी तैयार रखा गया ताकि अगर हालत और ज्यादा खराब हो जाए तो वो बीच में आ सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन इतना बड़ा था कि इसमें डजन से लेकर 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तक शामिल हो सकते हैं। ये दिखाता है कि यूएस अपने जवानों को वापस लाने के लिए कितना बड़ा खतरा उठा सकता है। जैसे ही पायलट जमीन पर सेफली लैंड हुआ तो यूएस ने उसे बचाने के लिए रेस्क्यू मिशन शुरू किया और उसको आसानी से बचा लिया गया। लेकिन सिचुएशन यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सेकंड क्रू मेंबर WSO अब भी दुश्मन के इलाके के अंदर अकेला था। उसका लैंडिंग एरिया और ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो एक सुनसान पहाड़ी और जंगल जैसे इलाके में गिरा था जहाँ रास्ता भी मुश्किल था और लोगों की मौजूदगी का पता लगाना भी नामुमकिन। जमीन पर आते ही उसने जिंदा बचने का तरीका फॉलो करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपनी मूवमेंट को कंट्रोल रखा। सीधा भागने के बजाय वो धीरे धीरे रास्ते का फायदा उठाते हुए बढ़ता रहा। पहाड़ों के बीच, चट्टानों के पीछे और पेड़ों के आड़ में रहकर उसने खुद को बचाए
बचाए रखा ताकि ऊपर से या आसपास से कोई इजीली स्पॉट ना कर सके। कम्युनिकेशन के मामले में उसने बहुत डिसिप्लिन दिखाया। उसका इमरजेंसी रेडियो उसके पास था, लेकिन उसने उसे बार बार यूज नहीं किया क्योंकि हर सिग्नल दुश्मन के लिए भी ट्रेसेबल हो सकता है। इसलिए वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैसेज भेजता था जिससे यूएस फोर्सेस उसकी पोजीशन ट्रैक कर सके। अगले 48 घंटे उसके लिए सबसे क्रिटिकल फेज थे। इस दौरान उसे सिर्फ ईरानियन मिलिट्री से ही नहीं बल्कि लोकल सिविलियंस और इनाम के चक्कर में ढूंढ रहे लोगों से भी बचना था। वो बार बार आसपास की आवाजों को सुनता था क्योंकि जंगल और पहाड़ी इलाकों में देखना मुश्किल होता है, लेकिन आवाज से खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पूरे समय में उसने अपनी एनर्जी को बचाए रखा, अननेसेसरी मूवमेंट अवॉइड की और माहौल के साथ ब्लेंड होने की कोशिश की। जब यह कंफर्म हुआ कि WSO अभी भी जिंदा है तो सिचुएशन और भी सेंसिटिव हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि उसके एग्जैक्ट लोकेशन क्लियर नहीं थी। यूएस के सैटेलाइट्स और ड्रोन्स ने उसका एक रफ एरिया तो पहचान लिया था, लेकिन वो जगह एक गहरी पहाड़ी के बीच थी जहां पहुंचना बहुत बड़ा खतरा था। ऐसे सिचुएशंस में देरी करने का मतलब था खतरे को बुलावा देना, क्योंकि दुश्मन की फौज या इनाम के चक्कर में ढूंढ रहे लोग कभी भी उस तक पहुंच सकते थे। इसलिए फैसला तुरंत और साफ होना जरूरी था। इसलिए ट्रंप ने हुक्म दिया और कहा कि दूसरे रेस्क्यू मिशन को भी शुरू कर दिया जाए। मिशन तब तक अधूरा है जब तक दोनों क्रू मेंबर्स सही सलामत वापस न आ जाएं। इस हुक्म के बाद एक और ज्यादा खतरनाक ऑपरेशन प्लान किया गया। इस बार चैलेंज और बड़ा था क्योंकि WSO की लोकेशन बहुत मुश्किल जगह पर थी। उसे निकालने के लिए पहले से भी ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। WSO के रफ लोकेशन कंफर्म होने के बाद दूसरा रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया। मिशन के लिए फिर से एक हेलीकॉप्टर को काम पर लगाया गया। इस ऑपरेशन में भी फाइटर जेट्स का रोल बहुत ज्यादा जरूरी था। उन्होंने हेलीकॉप्टर को लगातार हवाई सुरक्षा दी। जमीन पर हालत पहले से ज्यादा रिस्की थे। टीम ने एक ऐसी जगह पहचानी जो थोड़ी देर लैंडिंग के लिए सही हो, एक फ्लैट जगह जहां हेलीकॉप्टर कुछ सेकंड्स के लिए रुक सके। जैसे ही हेलीकॉप्टर पास पहुंचता है जमीन से फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार साथ चल रहे फाइटर जेट्स ने तुरंत जवाब दिया और उस फायरिंग को दबाने में मदद की। इस वक्त का फायदा उठाते हुए पैरा रेस्क्यू टीम ने तुरंत WSO को ढूंढ लिया। पहचानने के लिए हाथ के इशारों का इस्तेमाल किया गया क्योंकि रेडियो पर बात करना खतरनाक हो सकता था। जैसे ही कंफर्मेशन मिली, टीम ने बिना देरी किए उसे रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इंफॉर्मेशन वार शुरू हो गया, यानी नैरेटिव का गेम। ईरान की तरफ से स्टेट मीडिया पर यह क्लेम किया गया कि उन्होंने यूएस के रेस्क्यू मिशन को भारी नुकसान पहुंचाया है, और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बोला गया कि उन्होंने बचाव में शामिल एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। ईरानियन चैनल्स पर क्रैश की जगह और मलबे की इमेजेस भी दिखाई गई हैं ताकि वो अपनी बात को मजबूत कर सके। कुछ लोकल हथियारबंद ग्रुप्स और कबीलों ने भी ये क्लेम किया कि उन्होंने रेस्क्यू एयरक्राफ्ट पर फायरिंग की और उन्हें निशाना बनाया। दूसरी तरफ यूएस ने कहा कि दोनों क्रू मेंबर्स को सही सलामत निकाल लिया गया है और मिशन पूरा हो चुका है। इस पूरे इंसिडेंट का असर एक रेस्क्यू मिशन तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी पड़ा। इस पूरे इंसिडेंट में एक तरफ यूएस की शाबाशी है तो दूसरी तरफ ईरान की भी है, क्योंकि ईरान ने एक ऐसे फाइटर जेट को मार गिराया जिसने 100 से ज्यादा दुश्मन एयरक्राफ्ट को मार गिराया था और खुद कभी हवाई जंग में नहीं गिराया गया।